के स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों के लिए सिविल कोड का प्यून का जो है अगला सेट लाए हैं, प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको देर ना करते उसको प्रैक्टिस लगाते हैं, क्योंकि नज़दीक है आपका एग्जाम, कब ले लिया जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है हिंदी से। हिंदी में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। नहीं की बात कह रहा है तो ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार जो होता है अर्थालंकार नहीं होता है। अब देखिए अलंकार क्या है, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभय अलंकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अर्थालंकार नहीं कह रहा है तो इस श्लेष हो जाएगा, श्लेष नहीं होता है, अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपमेय में उपमान की कल्पना जब होती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मान लिया जाए अगर किसी पंक्ति में मनु जनु जनहु, मनो मनो मनहु जनु जनो तनहु, है ना, आदि शब्द आते हैं तो यह जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। 3 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है, गौ, गौ प्लस चरिता की संधि है, इनमें से कौन है संधि है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गौरक्षित। गौचरित होता है, गौ जो चरित, गौचरित, गौचरित बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसको सी हो जाएगा आंसर। चलिए उसी प्रकार से हम अगर विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा छा ये सभी शब्द आते हैं तो वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसको याद रखना। जैसे आपको कह दिया जाए दुह जोड़ चरित्र, दुह चरित्र, निह जोड़ चल, निश्चल, तो ये सभी आता है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका जो है संधि हम पढ़ा चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में कहा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। समास पूछ दिया है, इसमें कौन सा समास है, तो ये होता है बहुव्रीहि समास, चक्रपाणी। देखिए चक्रपाणु जो है बहुव्रीहि समास इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है इसका अगर हम बात करें तो मोटा मोटी याद रखना है आपको, जो ईश्वर से रिलेटेड हो। जैसे चक्रपाणी में होता है जिसके हाथ में चक्र हो, तो जिसको कहा जाता है विष्णु। तो वैसे भगवान ईश्वर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं भगवान ईश्वर के रूप में अगर कोई शब्द आता है तो बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप जब 2 शब्द को अगर मिलाते हैं तो तीसरे शब्द का अगर विशेषण बन जाता है तो उसे भी बहुव्रीहि समाज कहा जाता है। तो ऐसे भी परिभाषा के तौर पर भी याद कर सकते हैं। जैसे चक्रपाणी में चक्र, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चक्रपाणी, यानी चक्रपाणी में चक्र है हाथ में जिनके, इसको विग्रह करने पर क्या होगा, चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु के बारे में कहा जा रहा है। चक्रधर भी कह सकते हैं उसको, या कृष्ण भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में कहा जा रहा है कि कपाट का तद्भव शब्द है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किवाड़। किवाड़ जो है कपाट का तद्भव शब्द होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर में। 6 नंबर में देख लीजिए खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो खिड़की जो है यह देशज समाज है, अपनी देश की लैंग्वेज है, इसीलिए इसको देशज शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में। 7 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा। यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भी बहुत सारे भेद होते हैं, इसको आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा सर्वनाम के बारे में, तब जाके इसको पता चलेगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चय सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो जिसमें पुरुषों की प्रधानता बताए पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए कह रहा है कोई तो है, संभावना जता रहा है, यानी अनिश्चय, तो इसीलिए हो गया अनिश्चय। अगर निश्चित बात बोलता तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्न लगाकर बोलता तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषों की विशेषता बताता तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़, धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है। तो धड़ाधड़ जो शब्द होता है वह क्रिया विशेषण होता है, जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, तो ये सब जो होता है ये सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प
कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया बाहर भीतर। देखिए एक ही शब्द रहना चाहिए, बाहर बाहर रहता तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, लेकिन एक बाहर दिया है एक भीतर दिया है, तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में देख लीजिए। 10 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मतलब मोटिवेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था? तो ये था भारत में। भारत में जो था विश्व की शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है भारत को। जैसे भारत में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सभी जो है शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। अब जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए व्याकरण का वह भाग जिसमें से शब्दों के भेद के रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है शब्द विचार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर में, देख लीजिए। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, 13 नंबर देख लीजिए आप। 13 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें और निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें है जो आपको पता लगाना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पढ़ाई। निम्न से पढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि सुंदरता, करुणा, अमीरी, गरीबी, ये सब है, बुढ़ापा, बचपना, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन पढ़ाई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची शब्द है? तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द देखिए अच्छी होता है, चक्षु भी होता है ना, इसका बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे नयन होता है, नज़र होता है, अम्बक होता है, आँख होता है, विलोचन होता है, लोचन होता है, ये सभी जो है आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर में देख लीजिए, कहा रहा है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बता चुके हैं, संस्कृत के समान शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा दीन। दीन जो है तत्सम है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में। 16 नंबर का है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि तनुजा जो है फूल से संबंधित नहीं है। बाकी पुष्प मने फूल होता है, कुसुम मने फूल होता है, सुमन मने फूल होता है। तनुजा का मतलब होता है पुत्री, ये याद रखिएगा, पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। 17 नंबर में देख लीजिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो है इतना है ना, इतना, उतना, ज़्यादा, ये सब जो है परिणाम बताता है। तो परिणाम जो होता है क्रिया विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर में कहा जा रहा है कि 18 के आंशिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आंशिक, इक, यानी लास्ट वाला जो वर्ड आता है, छुपा हुआ रहता है, वो होता है प्रत्यय। किसी भी शब्द का अंतिम शब्द जो होता है प्रत्यय कहलाता है, और शुरुआत वाला शब्द जो होता है उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें इक अंतिम में जुड़ा हुआ है, जैसे आंशिक, इक आ जाता है भाव से। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर में कहा जा रहा है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो शब्द है वो तत्सम है, ये संस्कृत के समान है। अगला क्वेश्चन खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आविष्कार करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में देख लीजिए। 21 नंबर में कहा जा रहा है कि मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वाला पे ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी, शहद बेचने वाला को मधुकर नहीं कहा जाता है। मधुकर किसको कहा जाएगा? जैसे भौरा है ना, ये सब को कहा जा सकता है, लेकिन ये इसको नहीं कहा जा सकता है, शहद बेचने वाला को नहीं कहा जाता है मधुकर। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में। 22 नंबर में चल लीजिए। 22 नंबर में कहा जा रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 22 का सी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक हिंदी रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? जूठन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है जूठन, और यह आत्मकथा है उनकी। इन्होंने यह पुस्तक दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों पर संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करती है। कौन? जूठन। याद रखिएगा फिर, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके रचनाकार थे जूठन का।
अगला क्वेश्चन है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। उपयुक्त उक्ति किस पुस्तक की है? यह कविता से दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कमायनी से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमायनी के रचनाकार जो थे जयशंकर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, भानु जोड़ उदय का संधि रूप क्या होता है? तो इसको कहा जाता है भानुदय। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर में है, खेद शब्द का विलोम नहीं है पूछ दिया है। नहीं है तो 26 का बी हो जाएगा, क्योंकि खेद माने दुख होता है, तो दुख का उल्टा दुख तो नहीं हो जाएगा ना। खुशी हो सकता है, प्रसन्नता हो सकता है, हर्ष हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं है तो दुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, मुद्रित महीपति मंदिर आए किनके उदाहरण है? तो ये उदाहरण जो है अनुप्रास अलंकार का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर में है, शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। किसके लिए उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी आकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 के बाद 29 नंबर में देख लेते हैं। 29 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 29 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि गृह शब्द का तद्भव रूप है। गृह शब्द का तद्भव कौन होता है? तो गृह माने होता है घर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा इसमें जो सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी भुलक्कड़ देखिए सही लिखा हुआ, बाकी गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 31 नंबर में, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, व्यवधान कहा जाता है बाधा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश फट गया। पुस्तक का क्या फट गया? तो ये पन्ना फट गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर में कह रहा है, कोल्हू का बैल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। कोल्हू का बैल कहा जाता है अत्यंत परिश्रमी होना, मेहनती होना, दिन भर काम करते रहना, थकना नहीं, तो उसको कोल्हू का बैल का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो अवगुण को कहा जाता है दोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी का है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित है तो उसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर अब जो है इंग्लिश का है। इंग्लिश आपका 15 नंबर रहेगा। चलिए देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। वैकेंट, वैकेंट सिनोनिम पूछ दिया है, मतलब समानार्थी शब्द। वैकेंट मतलब होता है खाली, तो खाली का क्या हो जाएगा सिनोनिम? तो 36 का सी, बेयर मतलब भी होता है खाली, रिक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में। 37 नंबर में देख लीजिए, 37 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड करना मतलब इसमें से कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो इसमें देख लीजिए, ये सभी आपका सही दिखाई दे रहा है, बट गलत जो है आपका ये डी वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि डिफिनीशन एन आई होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ आई होगा तब जाकर के सही होगा, लेकिन कह रहा है मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड आपका डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 37 के बाद है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें कि रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो इसमें मतलब पहचान करना। इसके साथ साथ स्टैग्नेशन का भी पूछ देता है। स्टैग्नेशन माने होता है स्थिरता, और एमुनेशन मतलब होता है आपका बारूद, एमुनेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, सिनोनिम ये सब पूछता रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 नंबर में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ दिया गया है, अनेक शब्दों का एक शब्द। कह रहा है प्लांट ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। इसका मतलब क्या होगा? तो 38 का कहा जा रहा है, एक प्लान जो योजना है, ए प्लान ऑफ व्हाट यानी एक योजना क्या है ना, ए प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। एक योजना क्या है और यह कब बनाया जाता है? तो इसको कहा जाता है सिविल्ड। योजना बनाने के लिए सिविल्ड का प्रयोग किया जाता है, सिविल्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई जब वो योजना बनाते हैं तो एक सूची तैयार करते हैं जिसको सिविल्ड कहा जाता है, सिविल्ड। 38 नंबर में देख लीजिए, 38 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, 38 का तो हो ही गया। 39 नंबर में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द वर्ड टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। पेट आर गुड्स फॉर, यहाँ डैश दिया हुआ है, फॉर लोनली पीपुल, तो यहाँ हो जाएगा आपका कंपेनियन। देखिए पेट्स आर गुड कंपेनियन, यानी पेट मीन्स होता है एक
कुत्ता का बच्चा जिसको कुत्ता कहते हैं, कुत्ता जो होता है वो कंपेनियन होता है किसका, अकेला आदमी का। अकेला आदमी जो रहता है उसके साथी होता है, तो कंपेनियन मतलब साथी होता है। पेट्स आर गुड कंपेनियन फॉर द लोनली पीपुल। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पूछ दिया है, तो देख लीजिए आई नो, मैं जानता हूँ कि शी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी, वह है इन इंटेलिजेंस, बुद्धि में हमसे ज़्यादा तेज है। तो इसमें देखिए सुपीरियर जब किसी की तुलना किया जाए सुपरलेटिव डिग्री में तो उसमें फ्रॉम का यूज नहीं होता है, इसके जगह पर है जो टू का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज मच सुपीरियर टू मी इन इंटेलिजेंस, तो ये वाला है जो सुपरफ्लुअस है, गलत है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का। 41 नंबर में देख लीजिए, 41 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देखते रहें। 41 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम पूछ दिया गया है लूजिंग द पर्स स्ट्रिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आय को खर्च के लिए बढ़ाना, मतलब कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो अपना खर्च को बढ़ाना। तो देख लीजिए इसका सिनोनिम ही एक तरह का आंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टू इंक्रीज मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, यानी खर्च के लिए आय को क्या करना, बढ़ा देना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फिर आइटम दे दिया है चेंज फॉर द बेटर। इसका मतलब क्या होता है, स्थिति में सुधार होना है ना। चेंज फॉर द बेटर का मतलब होता है स्थिति में सुधार, तो इसका उसी टाइप से देख लीजिए किसमें सेंस निकलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, स्थिति में सुधार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करना है आपका। टू फॉल ए पार्ट एज द रिजल्ट ऑफ द डिके। 43 नंबर में कह रहा है जो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसको कहते हैं टू फॉल ए पार्ट एज द रिजल्ट ऑफ डिके। जिसका टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जो विखंडित हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिसइंटीग्रेट होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड होता है। आपका उल्टा शब्द बताना है अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच होना, मतलब किसी आदमी का किसी के पास पहुंच होता है, तो उसके उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एवॉइड। एवॉइड का मतलब क्या होता है, तो एवॉइड का मतलब होता है आपका दूर रहना, मतलब पहुंच से दूर रहना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में। 45 नंबर में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको फिर है जो इनकरेक्ट वर्ड को पहचानना है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा इनकरेक्ट है 45 नंबर का। तो 45 नंबर का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी 45 का ए हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है ऑलरेडी नहीं होता है, ALREADY होता है, डबल एल का प्रयोग नहीं होता है इसमें, तो ये आपका गलत दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में। 46 नंबर कहा जाए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है पर्सन हु इज द प्रिटेंड टू बी द समवन एल्स टू डिवाइस अदर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो धोखा देना चाहता है ना, उसे क्या कहा जाता है, एक व्यक्ति जो छलिया है तो उसे कहा जाता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब ही छलिया होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 का डी। 47 नंबर में चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। फिर ग्रामेटिकल एरर का प्रयोग करना है इसमें। कहता है द फार्मर इज कटिंग द कोर्न विच हैज द रिपेन इन द फील्ड। इसका मतलब होता है राइपेन इन द फील्ड होता है। यहाँ पर देखिए हैज दिया हुआ है, और हैज के बाद जो भी वर्ब आता है वो V3 फॉर्म में होता है, जबकि ये रिपेन जो है V1 में दिया है, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर ED होना चाहिए, तब हो जाएगा V3 का यूज सही तरीका से। जैसे हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ये सभी के बाद आने वाला वर्ब जो V3 फॉर्म में होता है, यहाँ पर V1 में दे दिया है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसमें हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा 47 का ए।
चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, दिस लेसन इज डैश देन द प्रीवियस वन होता है। कहता है यह पाठ जो है पहले की पाठ से आसान है, तो आसान है तो इसमें है जो मच ईजियर का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर, दिस लेसन इज मच ईजियर दैन द प्रीवियस वन, पहले के पाठ से इस पाठ जो है आसान है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपका है बैफल, बैफल का जो है आपका सिनोनिम बताना है। तो देख लीजिए बैफल का मतलब क्या होता है। बैफल एक रूप भर्ब होता है जिसका अर्थ होता है चकरा देना या उलझन में डाल देना। तो इसी से संबंधित जो होता है ऑप्शन नंबर ए होता है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब भी होता है चकरा देना या उलझन में डाल देना। अब अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर में। 50 नंबर में कहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक होता है। डैश इज द रीजन फॉर दिस कॉज, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट इज द रीजन फॉर कॉज होता है, क्या कारण है, गड़बड़ी का क्या कारण है। इसका हिंदी यही हुआ, गड़बड़ी का क्या कारण है। तो व्हाट से शुरू होगा, इसमें व्हाट का यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपका जो है 50 नंबर तक है जो प्यून का क्वेश्चन समाप्त हो गया। मैथ वाले क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं या ना कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ जवाब दें, हम प्रयास करेंगे आपको बनाकर प्रोवाइड करने का। तो कैसा लगा हमारा वीडियो 50 नंबर का, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय दें और सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें, जिससे हमें भी सीख मिले, क्योंकि आप हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहें। और इसके लिए आपको ज़रूरी है लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी भविष्य में वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।